Namaste, my name is Sonam Ratnu. I am assistant professor of law. जो सब्जेक्ट आज स्टार्ट होगा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होगा और जो यह सब्जेक्ट है भारतीय संवैधानिक विधि जो है वो भारतीय संविधान में बहुत महत्व रखती है, भारतीय विधि में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि जो भी विधि हमारे भारत में आई, जो भी हमने प्रावधान अनुच्छेद के तौर पे हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो भारतीय विधि के जो इतिहास है उसके अंदर ज़रूर मिलता है। भारतीय संविधान में जो भारतीय विधि में जो इतिहास है, ऐतिहासिक विधि जो है, उनसे बहुत सारी ऐसी बातें, विचार, प्रावधान हमने हमारी शासन व्यवस्था में, हमारी विधि व्यवस्था में शामिल किए, जो कि हम वास्तव में सोचेंगे तो हमें यह महसूस होगा कि बहुत पहले ऐतिहासिक काल में ही विधि जो है वो अपना प्रभाव बनाने लग गई थी और विधि के अनुसार जो है शासन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। सन 1726 से पूर्व बम्बई में न्याय प्रशासन की मुख्य व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बम्बई प्रेसिडेंसी के न्यायिक प्रशासन की 1670 से 1726 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी 1726 जो है वहाँ तक कब से लेके 1670 तक क्या क्या चीज़ें शामिल हुई थी, क्या क्या हम बोल सकते हैं उसकी विशेषताएं थी, वो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए, जो बम्बई है वो बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी नगर माना जाता है और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत है कंपनी के शासन की वो कहाँ से मान सकते हैं हम, बम्बई से मान सकते हैं। तो देखिए, बम्बई में ब्रिटिश काल का जो उदय होना, अभ्युदय कब से, 1661 से 1661 से माना जाएगा। कब? जब ब्रिटिश सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनकी जो विवाह है वो किससे हुआ, पुर्तगाल के राजा की बहन से हुआ था और इस विवाह में एक संधि हुई जिसके अधीन जो बम्बई है वो दहेज के तौर पर चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया गया था। किसने? पुर्तगाल के राजा ने सौंपा। और बाद में जो चार्ल्स द्वितीय है उन्होंने क्या किया, 27 मार्च 1968 को, 27 मार्च 1968 को जो बम्बई है उसकी शासन व्यवस्था जो है वो 10 पाउंड के वार्षिक लगान के एवज में किसको दे दी, कंपनी को। यानी कि 10 पाउंड का वार्षिक लगान वो ले लेंगे कंपनी से और सारी शासन व्यवस्था वहाँ कौन चलाएगा, कंपनी। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, कंपनी के प्रशासन का श्री गणेश जो है वो चार्ल्स द्वितीय का जो उन्होंने एक संधि की जिसके आधार पर उनको पुर्तगाल के द्वारा बम्बई मिला, उसके अंदर जो उन्होंने 27 मार्च को ये निश्चित किया कि अब 10 पाउंड जो है वो हमें वार्षिक लगान के तौर पे दीजिए और कंपनी को उसकी शासन व्यवस्था दे दी। अब देखते हैं हम न्याय प्रशासन कैसे चला। जब कंपनी को दे दिया गया तो न्याय प्रशासन कैसे वहां पर चला, तो हम इनको 3 चरणों में पढ़ेंगे, 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। उसमें टाइम ड्यूरेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो देखिए, न्याय प्रशासन के अंदर हम 1668 के चार्टर से प्रारंभ मानेंगे बम्बई के अंदर, और इस समय में कानून बनाना और इंग्लिश जो कोर्ट्स हैं वो न्याय व्यवस्था थी वो स्थापित की गई किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, और कंपनी को ही उसका शासन सौंप दिया गया। जो 3 चरण हैं उसमें पहला चरण आपका आएगा 1670 से 1683 तक, ठीक है, मतलब 1670 से 1683 तक। दूसरा जो चरण है वो 1684 से 1690 तक, यानी 1684 से 1690 तक। और तीसरा चरण हम पढ़ेंगे 1718 से 1726, यानी 1718 से 1726। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम इसको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से, यानी पहले चरण से। तो देखिए, बम्बई के अंदर जो समय हम मान सकते हैं 1690 से 1780 तक, कैसा समय बोलते हैं, अंधकारपूर्ण, क्योंकि उस समय वहाँ पर मुगल एक सेनाधिकारी थे सिद्दी याकूब, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर आक्रमण किए और इस समय में न्याय व्यवस्था थी वो एक तरीके से क्षीण हो गई थी और इसी कारण से हम इसे अंधकार में मानते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी विकास और कोई भी न्याय व्यवस्था वहाँ लागू नहीं हो सकी थी। अब हम देखते हैं पहला चरण 1670 से 1672 के बीच की योजना, और दूसरी हम करेंगे 1672 से 1683, यानी कि जो पहला चरण था 1670 से 1683 का, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला 1670 1670 से 1672 और दूसरा करेंगे 1672 से 1680 तक। तो पहला देखते हैं हम। तो देखिए,
1670 में राज्यपाल थे जेराल्ड आंगियर। इन्होंने क्या किया, अपना शासन व्यवस्था लागू कर दी, उनका कार्यकाल प्रारंभ हो गया और इसके अंदर उन्होंने दो तरह के न्यायालयों की स्थापना की, दो तरीके के कोर्ट्स आए। पहला तो था निम्न स्तरीय और दूसरा था उच्च स्तरीय, यानी एक लोअर और एक हायर कोर्ट, दो कोर्ट की उन्होंने स्थापना कर दी। और क्योंकि ये जो राज्यपाल थे बहुत उदार प्रकृति के थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे, तो वहाँ की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बहुत ही सरल थी, सबको समझ आने वाली और सबको आसानी से मिलने वाली न्याय व्यवस्था वहाँ की थी। तो जो निम्न स्तरीय न्याय व्यवस्था थी उसमें सही से कार्य हो सके, सफलता से कार्य हो सके, इसलिए बंबई को दो भागों में बांट दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक के अंदर क्या किया, इन्होंने न्यायालय की स्थापना की और एक न्यायालय बंबई में स्थापित किया गया और दूसरा कहाँ, माहिम में स्थापित किया गया, ताकि लोगों को आराम से जो न्याय है वो मिल सके। जो न्यायालय था उसके अंदर 5 न्यायाधीश होते थे, 5 न्यायाधीश बैठते थे और जो अध्यक्षता थी उस न्यायालय की वो कौन करता था, कस्टम ऑफिसर यानी सीमा शुल्क अधिकारी, कस्टम ऑफिसर उसकी अध्यक्षता करता था, मुख्य वह होता था। इसमें कितने पैसों तक से रिलेटेड केसेस रिजॉल्व होते थे, तो देखिए इसमें 200 फीस तक के दीवानी मामलों की सुनवाईता की अधिकारिता थी, यानी कि दीवानी मैटर्स, और 200 फीस, ये 0 फीस जो है उस समय की करेंसी हम उसको बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं फौजदारी मामले, तो इसकी सुनवाई की अधिकारिता अत्यंत सीमित थी, यानी बहुत कम थी उनकी। अब हम देखते हैं जो उच्च स्तरीय न्याय व्यवस्था यानी जो हायर वाली थी, उसमें बंबई के उपराज्यपाल और उसकी काउंसिल का न्यायालय स्थापित किया गया। वहाँ राज्यपाल बैठाया गया और यहाँ पे उपराज्यपाल बैठाया गया और इसकी बैठक जो थी, इस कोर्ट की बैठक, वो कब होती थी, सप्ताह में एक बार, और वो कौन सा दिन था, वो मंगलवार होता था। और इसमें जो है वो मुख्य रूप से कौन से केसेस देखे जाते थे, फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस इसमें देखे जाते थे। और ये जो कोर्ट था वो 200 फिन से अधिक मूल्य के दीवानी मामलों को क्या करता था, सुनता था। 200 से कम तो हमने बता दिया निम्न स्तरीय पे, और 200 से ज़्यादा वाले यह सुनाई करता था। आपराधिक अधिकारिता की बात करें हम तो 5 फिन से अधिक की राशि की चोरी के मामले भी इसी न्यायालय में आते थे। देखिए दीवानी की राशि अलग थी, फौजदारी के मामलों की राशि अलग थी, वहाँ 200 और 200 से अधिक, और यहाँ अगर हम आपराधिक की बात करें तो वहाँ 5 फिन तक ही थी। और जो भी उच्च स्तरीय जो न्यायालय था उनको निम्न स्तरीय न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील का अधिकार, जैसे हम हायर कोर्ट की अगर हमें करनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वैसे अगर निम्न कोर्ट की अगर आपको कोई भी अपील करनी है तो आप उच्च स्तरीय हायर कोर्ट में जा सकते हैं। और इसमें भी भारतीयों को न्यायाधीश बनाया गया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम कह सकते हैं सही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो न्यायाधीश जो थे वो व्यापारी होते थे। अब व्यापारी जो होंगे उनको क्या कानून की जानकारी होगी? नहीं होगी, इसलिए ये बहुत अच्छे से हम कह सकते हैं इफेक्टफुली नहीं लागू हो सकी। अब हम बात करते हैं दूसरी योजना की, तो देखिए इसमें कुछ सुधार के साथ, दूसरी योजना में कुछ सुधार के साथ कोर्ट ऑफ कंसाइंस की स्थापना और सेंट्रल कोर्ट की स्थापना की गई, जहां हायर और निम्न यानी कि नीचे निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय न्यायालय की स्थापना थी। सेकंड फेज के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कोर्ट ऑफ कंसाइंस और आपका कौन सा सेंट्रल कोर्ट की स्थापना कर दी। अब ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस थे इनको 20 यानी 20 फिन से कम के मूल्य की दीवानी मामलों की सुनवाई की अधिकारिता थी। अब ये किसके लिए होते थे 20 से कम? तो ये निर्धन व्यक्तियों के न्याय की व्यवस्था करवाता था उपलब्ध, जो गरीब हैं जिनके छोटे मैटर्स हैं उनको न्याय मिलता था। और ये प्रत्येक शनिवार को यानी कि एक ही सप्ताह में एक बैठक, और वो सैटरडे होती थी, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रक्रिया होती थी इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना होता था, क्योंकि गरीब निर्धन लोगों के लिए होता था, उनके पास पैसा नहीं होता था। फिर कोर्ट ऑफ कंसाइंस के ऊपर कौन सा कोर्ट हो गया? सेंट्रल कोर्ट हो गया, या कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी नाम दिया गया। तो इसमें केवल एक न्यायाधीश होता था, और वो भी जो कर्मचारी जो होता था वो कंपनी का होना जरूरी नहीं था, कोई भी व्यक्ति जो कि योग्य होता था उसे वहां पर नियुक्त किया जाता था। और जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है सेंट्रल कोर्ट, उसमें फर्स्ट न्यायाधीश जो बने थे वो जॉर्ज विलकॉक्स थे, ठीक है। और यह जो न्यायालय सिविल, आपराधिक, वसीयत सभी मामलों की सुनवाई करता, सिविल मैटर्स हो चाहे आपराधिक हो चाहे वो वसीयत से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर करता था। देखिए सिविल मामलों की सुनवाई 12 व्यक्तियों की जूरी द्वारा की जाती है। सिविल
मैटर्स होते थे उनमें 12 व्यक्ति बैठते थे, और अगर फौजदारी क्रिमिनल मैटर्स होते थे तो मुंबई को 4 भागों में विभक्त किया गया था, और हर एक भाग में एक मामले की सुनवाई के लिए मुंबई को 4 भागों में और हर एक भाग में एक अंग्रेज शांति न्यायाधीश के तौर पर यानी जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर उस हर एक न्यायालय में जो फौजदारी मैटर सुनते थे उसमें नियुक्त किया गया। और ये जो न्यायालय था वो बहुत निष्पक्ष तौर पे और त्वरित न्याय करता था। इसमें हम सबसे ऊपर बात करेंगे शीर्षस्थ पे उपराज्यपाल, उसकी काउंसिल का न्यायालय था। सेंट्रल कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता था, यानी कि जो सबसे ऊपर उपराज्यपाल और उसकी काउंसिल थी वो किसके अपील सुनती थी, वो सेंट्रल कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनती थी और उनका निर्णय जो होता था वो अंतिम होता था। छोटे छोटे स्वजातीय मामले यानी एक ही जाति के मामले, उनके लिए पंचायतों की स्थापना की गई थी, जो नाम हम आज वर्तमान में भी सुनते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं तो प्रथम चरण की न्याय व्यवस्था 1683 के कैजविन के विद्रोह के कारण समाप्त हो गई और आने वाले 1 वर्ष तक फिर वैसी न्याय व्यवस्था वहाँ लागू नहीं हो पाई। दूसरी अब हम देखते हैं द्वितीय चरण की, तो 1684 से 69 तक हम क्या पढ़ेंगे, द्वितीय चरण इसका देखेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के न्यायालय बनाए गए, पहला सामुद्रिक या नौसेना का आपका हो गया और दूसरा कोर्ट ऑफ जुडिकेचर हो गया। तो देखिए सबसे पहले 1684 में जो सूरत है उसमें एक सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले 1684 में सूरत में सामुद्रिक न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसे बाद में कहाँ भेज दिया गया, इसे बम्बई में ले जाया गया। इनकी जो सुनवाई थी वो सामुद्रिक मामलों की सुनवाई की अधिकारिता थी और धीरे धीरे ये न्यायालय सिविल मैटर्स भी सुनने लग गए और आपराधिक सुनवाई भी करने लग गए। अब हम ये कह सकते हैं कि बम्बई में कोई और सिविल और आपराधिक मामले का न्यायालय नहीं था, इसीलिए इसी न्यायालय को यह अधिकार भी दे दिया गया। इसके बाद सामुद्रिक न्यायालय की जो इस अधिकारिता है उस पर कोई आपत्ति नहीं कही और इसी बीच कंपनी के गवर्नर चाइल्ड और न्यायाधीश सेंट जॉन के बीच मतभेद बढ़ जाने के कारण न्यायालय का दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार वापस ले लिया। उसी समय गवर्नर थे चाइल्ड और जो न्यायाधीश थे सेंट जॉन, उनके बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मतभेद हो गए, जिसके कारण उनकी जो सिविल और आपराधिक मामले की जो सामुद्रिक न्यायालयों को अधिकारिता थी वो वापस ले ली गई। अब हम देखते हैं 1685 में सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक नए न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे क्या नाम दिया गया, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नाम दिया गया। कब करी गई स्थापना, 1685 में की गई थी। और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पहले न्यायाधीश कौन थे, पहले न्यायाधीश वॉक्स थे, ठीक है। और देखिए इस मामले की सुनवाई जूरी के द्वारा की जाती थी, लेकिन यह न्यायालय भी अधिक समय तक नहीं चल सका और इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब हम तीसरा चरण, थर्ड स्टेज देखते हैं। तो देखिए लगभग 30 वर्षों के बाद बम्बई में पुनः न्यायिक प्रशासन सक्रिय हुआ, जो मुगल शासन के अति मतलब ज़्यादा आक्रमणों से समाप्त हो गया था। तो उसके 30 वर्ष बाद पुनः वहाँ पर शासन व्यवस्था सक्रिय हुई और कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो अंग्रेज होता था और 9 अन्य न्यायाधीश, तो कितने, एक अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश प्लस 9 न्यायाधीश 10 बैठते थे और अन्य जो 9 न्यायाधीश होते थे उसमें से 4 भारतीय और शेष अंग्रेज न्यायाधीश थे। तो क्या मतलब है कि जो 9 थे उनमें से 4 आप क्या कर सकते हैं, भारतीय कर सकते हैं और 5 मेजोरिटी पे फिर भी कौन रहेंगे, अंग्रेज ही रहेंगे। और उस पद पे किसे नियुक्त किया गया था, पार्कर को नियुक्त किया गया था। और जो अंग्रेज न्यायाधीश थे उनको इंग्लिश जस्टिस और भारतीय न्यायाधीशों को ब्लैक जस्टिस कहा जाता था। इससे कि हम जो भेदभाव है, जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं कि जो विदेशी जो ब्रिटिशर्स थे उनको अंग्रेज न्यायाधीशों को इंग्लिश जस्टिस और जो भारतीय थे उनको क्या बोला जाता था, ब्लैक बोला जाता था। इस न्यायालय को सिविल, आपराधिक, वसीयत के सभी मामलों पर अधिकारिता प्राप्त थी और यह न्यायालय सप्ताह में एक बार बुधवार को लगता था और निपटारा जो होता था साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण यानी समानता, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के साथ इसका निपटारा किया जाता था। इस न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध सपरिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल के न्यायालय में अपील की जाती थी, यानी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की अपील कहाँ होगी, सपरिषद राज्यपाल के न्यायालय में होगी, जिसे हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी कहते हैं। इसमें जूरी व्यवस्था नहीं थी। इसका कार्यकाल में देखिए रामा कामाती, भ्रूण हत्या,
शिवर जहाज आदि अनेक महत्वपूर्ण जो मामले हैं वो हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल डिसीजंस हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं। और देखिए इसके अंदर हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेटर्स की व्यवस्था फिर प्रारंभ की गई और उनकी अपील जो होती थी, आर्बिट्रेटर्स के निर्णयों की अपील वो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में ही की जाती थी। और मुस्लिम जो होते थे उनसे संबंधित अगर कोई जांच होती थी वो काजी के पास भेजा जाता था। और इस तरीके से संपूर्ण न्याय व्यवस्था 10 फरवरी 1728 तक चलती रही, जब तक कि 1726 के चार्टर के अंतर्गत नई न्याय व्यवस्था नहीं आई। यानी 1726 के चार्टर से नई शासन व्यवस्था, नई न्यायिक व्यवस्था लाई गई। उससे पहले यही व्यवस्था प्रारंभ से चलती रही।